हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए कक्षा 9 और 10 के लिए समान अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। आज हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न को देखेंगे जो कक्षा 9-10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये प्रश्न सिर्फ कक्षा 9-10 के लिए नहीं बल्कि 1 से 12 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड, प्लेटफॉर्म के इस बुक में प्रश्न संख्या 8 से समान अध्ययन का प्रश्न है। पहला प्रश्न बोल रहा है, बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं तो बताना है कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है तो बताना है कि बिहार के जो तराई प्रदेश है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो इसका विस्तार भारत नेपाल सीमा के समानांतर हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में 6ठा स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो पश्चिम चंपारण जो जिला है वह बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, 9 जनवरी को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो भारत के अभी तक कानून मंत्री किरण रिजिजू थे, अब इनके स्थान पे भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल। अगला प्रश्न कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि तभी होगी जब नेत्र की जो पेशियाँ है वह शिथिल होती है और नेत्र लेंस पतला हो जाता है, तभी होगी नेत्र की फोकस दूरी में वृद्धि। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ये सभी को पता ही होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी पेशी युग में अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो अनैच्छिक पेशी वैसी पेशियों कहते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, तो उसे हम लोग अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा चिकनी पेशियाँ और हृदयिक पेशियाँ। जो हृदय की पेशियाँ होती है और चिकनी पेशियाँ होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। अगला प्रश्न कह रहा है, शक्कर के इस परिवर्तन में होता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो जो स्वर्ण है इसकी प्रकृति विषैली नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा MgHCO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा MgHCO3 का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न कह रहा है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताना है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 3। जबकि नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, इसका हो जाएगा 14। तो इसका अनुपात हो जाएगा 14:3। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 14:3।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल और खनिज का पदार्थों का संचरण करता है। तो जल और खनिज पदार्थों का परिसंचरण जाइलम करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जाइलम। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अगर यहीं जैन धर्म पूछेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागवती सूत्र। इसको भी ध्यान रखना है। भागवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। और बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जो सदाबहार वन है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया। तो यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत था। तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जो नीति आयोग है यह गैर संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। बाकी और जो ऑप्शन दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग यह संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। तो सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसद वापस करने पर राजी हुआ। तो 25% वापस करने पे राजी हुआ लोग। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न कर रहा है किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान यह किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था और उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसको भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया। तो 97वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है। तो सही क्रम में ऑप्शन डी जो दिया हुआ है यह सही क्रम में है। जहानदार शाह, उसके बाद फरिक्सियर, फिर मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय कौन था। तो गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गांधी जी और इरविन के बीच ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों ने भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। इसमें डचों का पूर्ण रूप से पतन हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है अगुलुहास जलधारा या प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। तो 60 डिग्री की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वह भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में धान का खेत आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन है, झील है और घास का मैदान है यह कृत्रिम न होकर बल्कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए धान का खेत इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो
तो बायोडीजल की फसल के रूप में जेट्रोफा को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है, नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि की ढलानों के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, तो यह क्या कहलाती है? तो इस प्रणाली को हम लोग उत्थापन प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्थापन प्रणाली। तो फ्रेंड आज के सेशन का यही समान अध्ययन का प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही सातवां चरण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।